हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारी एएफएम की फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम आपके साथ एक एक करके एएफएम कंपोनेंट के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं एंड ये कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर हमारा एएफएम कंपोनेंट में एटलीस्ट 60 प्लस स्कोर जरूर इंश्योर हो जाए एंड वी क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। नाउ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जो अलग अलग तरीके हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, इसके ऊपर आपको अपने एग्जाम में 2 या 3 न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं एंड दीज न्यूमेरिकल्स दे विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, बट एटलीस्ट यू शुड नो द फॉर्मूलाज एंड यू शुड नो द मेथड कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मेथड्स की बात करेंगे, फॉर्मूलाज की बात करेंगे एंड वी विल आल्सो सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। सबसे पहले अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, डेप्रिसिएशन का जो पहला और सबसे सिंपल मेथड है कैलकुलेट करने का, दैट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द एसेट, उसकी वैल्यू कितनी होगी? कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, यानी जो ओरिजिनल प्राइस था जिसमें एसेट को हमने परचेज किया था, एक्वायर किया था, माइनस द स्क्रैप वैल्यू और द सैल्वेज वैल्यू। ये वो वैल्यू है जब एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद हम उसको डिस्पोज ऑफ या सेल ऑफ करने जाते हैं, तो जो अमाउंट हमें मिल सकता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू और द सैल्वेज वैल्यू। एंड वी डिवाइड दिस एंटायर थिंग बाय एस्टिमेटेड ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, कि जितने साल भी एसेट को यूज करना है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी, हर साल एसेट की वैल्यू में से उतना ही अमाउंट हमें डिडक्ट करना होता है। इसी वजह से इसको फिक्स्ड कॉस्ट मेथड या फिक्स परसेंटेज मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। सो हियर constant value is going to be deducted from the value of the asset every year, right? And this method is used when asset is expected to give a consistent performance over time. अपनी पूरी लाइफ के दौरान एसेट अगर एक जैसी परफॉर्मेंस देता है तो हम डेप्रिसिएशन भी फिक्स करते हैं हर साल के लिए, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। कंपनी ए बाइज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर रुपीज 10,500। द इक्विपमेंट हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 years एंड a salvage value of 500 rupees. सो नाउ यू हैव बीन गिवन ऑल द 3 पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको कॉस्ट प्राइस पता है, आपको सैल्वेज वैल्यू पता है और आपको यूजफुल लाइफ के ईयर्स भी पता है। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से जो आपका सैल्वेज वैल्यू है और इसको डिवाइड कर दीजिए बाय द ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। सो दिस विल कम आउट टू बी 10,000 अपॉन 10, दैट इज 1,000 रुपीज। तो ये 1,000 इज द वैल्यू जो हर साल एसेट के प्राइस में से डिडक्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ईयर के बाद एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 10,500 रुपीज माइनस 1,000 रुपीज, दैट इज 9,500। सिमिलरली आफ्टर सेकेंड ईयर दिस वैल्यू विल बी 9,500 माइनस 1,000, 8,500। ऐसे ही करते करते 7,500 आफ्टर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बाद 6,500, ये वैल्यू जो है डिक्लाइन होती जाएगी। एंड आफ्टर द एंड ऑफ 10th ईयर द बुक वैल्यू ऑफ दिस एसेट विल ओनली बी रुपीज 500, जो कि सैल्वेज वैल्यू के बराबर होगा, राइट? सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन मेथड। यहां पर आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आती है डेप्रिसिएशन की वो कांस्टेंट है और हर साल सेम अमाउंट से ही आपको डिडक्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट मेथड इज योर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में आप एक फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड करते हैं एंड एवरी ईयर यू डेप्रिशिएट द एसेट बाय द सेम परसेंटेज। और इसमें हम जो परसेंटेज यूज कर रहे हैं वो बुक वैल्यू की परसेंटेज यूज करते हैं, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट की। आपको ध्यान रखना है, ओरिजिनल कॉस्ट को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पर जो बुक वैल्यू प्रेजेंट है, यानी डेप्रिशिएट होने के बाद जो एसेट की वैल्यू बची है, उसको एक फिक्स परसेंटेज से और डेप्रिशिएट कर देते हैं। इसीलिए इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। एंड आप ये समझिए कि हर साल डेप्रिशिएट होने के बाद द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये लगातार कम होती जाएगी। और अगर आप इसका फिक्स परसेंटेज ही चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के तौर पे, तो हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो अमाउंट भी हर साल कम होता जाएगा। तो इस वजह से ये मेथड हम तब यूज करते हैं व्हेन द एसेट इज गिविंग बेटर परफॉर्मेंस इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ, एंड जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है उसकी परफॉर्मेंस कम होती जाती है और इसीलिए डेप्रिसिएशन का जो रेट है, डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो भी कम होता जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसको ज्यादा बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। द कंपनी ए बाइज अ इक्विपमेंट फॉर रुपीज 10,000 and the company decides to charge a 10% depreciation rate for the equipment under the written down value method. Calculate the depreciation for the first 3 years. तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें कि फर्स्ट ईयर के बाद डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना रहेगा, तो दैट विल बी द डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी 10% ऑफ द बुक वैल्यू, दैट इज 10% ऑफ रुपीज 10,000, दैट विल कम आउट टू बी 1,000 रुपीज, ठीक है। यानी कि एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी पहले ईयर के बाद? दैट विल बी 10,000 माइनस 1,000 रुपीज, दैट इज 9,000, क्लियर। बट आफ्टर सेकेंड ईयर
अगेन 10% का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, लेकिन नाउ दिस टाइम दिस 10% विल बी चार्ज ऑन द रिमेनिंग बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, नॉट द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस. सो दैट इज वाई वी विल टेक 9,000 here एंड द डेप्रिसिएटिंग अमाउंट विल बी 900 रुपीज. और सेकेंड ईयर के बाद एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 माइनस 900, दैट इज 8,100 रुपीज. क्लियर हो गया आपको. सिमिलरली थर्ड ईयर की अगर हम बात कर लें, अगेन वी विल चार्ज 10% डेप्रिसिएशन here, but this time the book value will be 8,100 rupees and this will turn out to be 810 rupees. तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो भी कम होता जा रहा है. फर्स्ट ईयर इट वाज 1000, नेक्स्ट ईयर इट वाज 900 एंड अनदर ईयर इट वाज 810. तो अब अगर हम 8,100 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 810 को, द वैल्यू विल कम आउट टू बी 7290. राइट. सो दिस विल बी दी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर 3 years. तो इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 3 years कैलकुलेट करनी है. हमने पहले ईयर के लिए कैलकुलेट किया 1000 रुपीज, फिर 900, फिर 810 एंड हर सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा. दिस विल नेवर अमाउंट टू जीरो, लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपका जो बुक वैल्यू है एसेट का वो भी डिक्लाइन करता जाएगा. क्लियर है. सिंपल फॉर्मूलाज हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूलाज नहीं है. इसके बाद एक मेथड आता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड. इस मेथड के अंदर आपका जो एसेट है उसकी यूजफुल लाइफ इज नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, वो सालों के टर्म्स में डिफाइन नहीं की गई रहती है. उसको हमने कैसे डिफाइन किया है, इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन. जितना आउटपुट वो देगा उसके हिसाब से हमने उसकी लाइफ जो है डिसाइड की है. लेटेस्ट से हमारी कोई मशीनरी हम परचेज करते हैं एंड द लाइफ ऑफ दैट मशीनरी इज डिफाइंड एज कि ये मशीन 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है. 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद ये मशीन यूजफुल नहीं रहेगी. तो हम चाहे वो 1,00,000 यूनिट्स 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में कितने भी टाइम में उसको हम लोग प्रोड्यूस कर लें, उसकी लाइफ, एसेट की लाइफ उसी के हिसाब से डिसाइड होगी, वो ईयर्स के टर्म्स में डिसाइड नहीं होती है. तो यहां पर डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या आएगा, the actual production during a period, the total depreciable amount of that asset and the total expected production during that period. इससे हम डिवाइड कर देंगे. द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. राइट. तो यहाँ पर इस एक क्वेश्चन के थ्रू अगर इसको समझने की हम लोग कोशिश करें, द कंपनी ए बाइज अ पेन प्रोडक्शन मशीन विच कैन मैन्युफैक्चर 10 लाख पेन्स. सो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो सकती है, 10 लाख पेन्स की, बिफोर इट इज स्क्रैप्ड. सो परचेज प्राइस ऑफ द मशीन इज रुपीज 1 लाख while the scrap value is rupees 10,000. During the first year 2 lakh pens were produced by the machine. What will be the depreciation amount in the first year? So here basically आपको सबसे पहले कितना टोटल प्रोडक्शन है वो दे दिया गया है, कितनी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है वो दे दी गई है, सैल्वेज वैल्यू क्या है वो भी दे दी गई है, और आपको बताया गया है कि 2 लाख पेन प्रोड्यूस कर दिए हैं. आप बताइए डेप्रिसिएशन कितनी हुई होगी. तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए, डेप्रिशिएबल अमाउंट. डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, वो अमाउंट जिसको हमें डेप्रिशिएट करना है. राइट. दिस अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस माइनस द सैल्वेज वैल्यू. दैट विल कम आउट टू बी 1 लाख रुपीज माइनस 10,000 रुपीज. इट विल बी 90,000 रुपीज. 90,000 रुपीज आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना डेप्रिसिएशन इसके फर्स्ट ईयर के अंदर हुआ है जब हमने 2 लाख पेन प्रोड्यूस कर लिए. वेरी सिंपल फॉर्मूला. एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है, 2 लाख. डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है, 90,000. एंड टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड कितना हुआ है, कितना हो सकता है, 10 लाख. ठीक है. सो दिस विल कम आउट टू बी 5 एंड 90,000 डिवाइडेड बाय 5 विल कम आउट टू बी 18,000. Clear है. So 18,000 is the total depreciation that has happened in the first year when we used to produce 2 lakh pens. तो यहां पर डेप्रिसिएशन के बाद एसेट की बुक वैल्यू कितनी बची होगी, 90,000 माइनस 18,000. that will come out to be 72,000. That will be the amount, asset value, book value of the asset after depreciating for after producing 2 lakh pens. राइट. तो ये तरीका आपका ज़्यादातर यूज होता है उन इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पर आपको सिंगल यूनिट्स प्रोड्यूस करने होते हैं यूजिंग अ पर्टिकुलर मशीनरी. सो दीज आर द 3 मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन. आपका स्ट्रेट लाइन मेथड जहां पर फिक्स वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट होगी, आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड जहां पर एक फिक्स परसेंटेज का अमाउंट जो है वो आपका डेप्रिशिएट होता है हर साल पे, एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड जहां पर हम एक्सपेक्टेड लाइफ जो है ईयर्स में मेजर ना करके टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में मेजर करते हैं. देयर इज वन मोर अनकॉमन मेथड
फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, लेकिन इसके ऊपर भी आपको सवाल आ सकते हैं, दैट इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। इस मेथड को थोड़ा ध्यान से हमें समझ लेना चाहिए। इस मेथड के अंदर आपको क्वेश्चन में पहले ही जितने भी यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर्स हैं वो प्रोवाइड किए गए होंगे। तो इस मेथड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको पहले मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। लेट अस से कंपनी ए बाइज अ कंप्यूटर फॉर 5000 रुपीज फॉर द यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years, आफ्टर विच इट कैन बी रीसोल्ड फॉर रुपीज 200। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द 3 years यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। तो यहां पर डेप्रिसिएशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल राइट डाउन द नंबर ऑफ द मैक्सिमम लाइफ ऑफ द यूजफुल ईयर, कितने टोटल लाइफ के लिए, कितने टोटल ईयर्स के लिए यूजफुल है, 3 years के लिए। उसके बाद जितने भी ईयर्स के लिए यूजफुल है उतने ईयर्स को हम नीचे जो है वो ऐड कर देते हैं, जैसे 3 + 2 + 1। अगर लेटेस्ट से ये 10 ईयर्स के लिए यूजफुल होता तो हम इसको क्या लिखते, यहां पर हम क्या लिखते, 10 + 9 + 8 + 7 ऐसे करके अप टू 1, राइट। और ऊपर क्या आता, ऊपर आता 10। ठीक है, तो बेसिकली द फॉर्मूला इज दैट नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स माइनस जिस ईयर की डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करनी है +1 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल ईयर्स इन यूजफुल लाइफ। सम ऑफ ऑल ईयर्स इन यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा फर्स्ट ईयर के अंदर 3/6 दैट इज 1/2। So half of the value of the asset must be depreciated in the first year. So depreciating amount कितना है, depreciable amount कितना होगा, that will always be cost price माइनस सैल्वेज वैल्यू। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस में से सैल्वेज वैल्यू को माइनस करेंगे ही करेंगे जब भी हमें सैल्वेज वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर 5000 - 200 कम्स आउट टू बी 4800, और 4800 का हाफ करेंगे हम 2400 रुपीज। ये आपका डेप्रिशिएट होने के बाद वाला अमाउंट है। ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद डेप्रिशिएशन कितना होगा, दैट विल बी 2 + 3 + 2 + 1 into the total depreciable amount, that is about 4800 rupees. So that will be 1/3 into 4800 is coming out to be 1600. Similarly third year, 1/3 + 2 + 1 into 4800, that is 800 रुपीज। तो पहले साल में हम 2400 डिडक्ट करेंगे, दूसरे साल में 1600 डिडक्ट करेंगे, और लास्ट ईयर में जो 800 बचा हुआ है दैट वी विल ऑल्सो डिडक्ट, राइट। सो अगर इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी ईयर्स आपको दिए गए रहे उन सभी का सम आपको नीचे करना पड़ता है, और ऊपर जिस ईयर के अंदर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अगर हमको टोटल 10 ईयर्स दिए गए रहते तो हमको अगर 5th ईयर के अंदर, लेट से 4th ईयर के अंदर, 4th ईयर के अंदर अगर हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी होती और हमें टोटल 10 ईयर्स दिए गए हैं, तो नीचे हम क्या लिखते, 10 + 9 + 8 + 7 अप टिल 1। ठीक है, और ऊपर क्या करते, टोटल 10 माइनस 4th ईयर + 1। ये यहां पर ये फॉर्मूला है, टोटल यूजफुल लाइफ -n + 1, टोटल यूजफुल लाइफ -4 + 1, दैट विल कम आउट टू बी 10 - 4 is 6 + 1 is 7, 7 बाई द टोटल अमाउंट जो यहां पर आपका ऐड करने के बाद आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते डेप्रिशिएबल अमाउंट से, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया है। तो इस फॉर्मूलाज को यूज करके लेट अस ट्राई टू आंसर सम क्वेश्चंस। यहां पर एक क्वेश्चन है, अ कंपनी परचेजेस अ मशीन फॉर 50,000 रुपीज, द मशीन हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years एंड अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ ₹5,000, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, मैंने आपको पहले ही कहा, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस दैट इज 50,000 माइनस द सैल्वेज वैल्यू दैट इज 5,000 डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स दैट इज 10 years। ये जो हमारा वैल्यू ऊपर है न्यूमरेटर के अंदर, दैट इज योर द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट माइनस और सैल्वेज वैल्यू विच इज एक्चुअली इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट। जिस अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है टोटल यूजफुल लाइफ के अंदर, ठीक है, तो दैट इज 45,000 over 10, दैट इज 4,500 रुपीज। सो दिस अमाउंट इज डिडक्टेड एवरी ईयर। तो पहले साल में 50,000 से हम 4,500 माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू बची उसमें से 4,500 माइनस करेंगे, लेकिन हर साल हम सेम अमाउंट जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे एसेट की वैल्यू के अंदर से। क्लियर? So this was all that we had to discuss in this particular session where we talked about the methods of depreciation and मुझे उम्मीद है कि ये जो तीनों फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं, जो मेजर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड योर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड है, दैट इज नॉट वेरी पॉपुलर बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन यूजिंग दैट फॉर्मूला। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।